मेरा समाज जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया, उसकी कोई पूछ नहीं है। और जो लोग विवाह भवन और तमाम तरह के धर्मशाला बना लिए, उन लोगों ने अपना संगठन खड़ा कर लिया। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ब्रह्मर्षि समाज के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उम्मीदवार नहीं बनाया, किसी भी विधानसभा से। मैं सोच 15 साल से लड़ती नहीं है, राजद से टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं है। जेडीयू की अपनी कार्यशैली है, जेडीयू की कार्यशैली में हम फिट नहीं बैठते हैं, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना आवश्यक है। तो हम लोग, मैं ब्रह्मर्षि समाज से आता हूँ और ब्रह्मर्षि समाज की यहाँ घनघोर उपेक्षा हुई। मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है तो भ्रष्टाचार, अफसरशाही, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी अराजक स्थिति हो रही है, वो किसके नाम पे जाएगा? आप अगर 2,25,000 वोट किसी समाज विशेष का था तो उस समाज को आप 30 साल से कैसे वंचित रख सकते हैं? तो जितना भी शराब जो है धड़ल्ले से नेपाल से सुरसंड में आ रहा है, जितने युवा हैं वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। मैं तो बड़ा गौरवान्वित हूँ इस बात से कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हमारे ही समाज से थे, जिस समय बिहार के पास कोई रिसोर्सेस नहीं था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। तमाम विपक्ष की पार्टियां सड़क पर उतर चुकी है और आरोप बड़ा गंभीर है कि नरेंद्र मोदी एनडीए गवर्नमेंट की सरकार जो है वो चुनाव के जरिए विपक्ष के वोटों को काटने की साजिश से विपक्ष को कमजोर और पुनः इसी हथकंडे को अपनाकर सरकार में आने की कोशिश जो है वो कर रही है। तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सुरसंड से विधानसभा के दावेदार कांग्रेस पार्टी के नेता प्रभात मिश्रा है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार टॉप के दर्शकों को आपके माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और एसआईआर को लेकर जो सर चर्चाएं चली है, चूंकि आप गांव में रहते हैं, सुरसंड विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो गांव में क्या चर्चा है? आपको लगता है कि वाकई में लोगों के नाम काटे गए हैं? देखिए, गांव में लोगों में जागरूकता तो है वोट के प्रति। और भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र में जनता की बात होती है। और जहां तक वोट की बात है, वन मैन वन वोट की बात हमेशा से होती आई है। वन मैन मल्टीपल वोट की बात अगर होगी तो ये वाकई बहुत ही संदेहास्पद स्थिति होगी और भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस स्थिति से तो निपटा जाना ही चाहिए। यहाँ पे स्थिति क्या हो रही है, लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है। अभी 1 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। और विधानसभा के चुनाव में जब 1 महीना बाकी है तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके आप लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि इतने वोटर ज्यादा थे, इतने वोटर कम थे। तो यही स्थिति तो दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, वहां पे आपने क्यों नहीं किया? यहीं पे क्यों जरूरत है? आप तो अभी महाराष्ट्र का चुनाव करके आए हैं। वो लोग करेंगे, प्रक्रिया है, प्रक्रिया का हिस्सा है ये। प्रक्रिया का हिस्सा है तो प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आपको तो समय देना चाहिए, समुचित समय देना चाहिए। 1 महीना के अंदर में उहाफोह की स्थिति में इसको करने की क्या जरूरत आन पड़ी? सारी व्यवस्थाओं को आपने ठप कर दिया है, सब लोगों को इस प्रक्रिया में लगा रखा है। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि एक मकान में इतने सारे वोटर मिले हैं, ये सूचना मिल रही है, आप ही लोगों के माध्यम से ये सूचना मिल रही है, बहुत लोगों का मैंने भी इंटरव्यू देखा है, ये सूचना मिल रही है कि भाई एक मकान में 80 वोटर 90 वोटर हैं। तो ये पारदर्शिता कहाँ से आएगी? कहीं कहीं तो वोटर कार्ड पे एपिक में मकान संख्या 0 लिखा हुआ है, जबकि आप देखेंगे कि जितना भी आधार कार्ड है सब में प्रॉपर एड्रेस होता है और प्रॉपर मकान संख्या होती है, तो एपिक कार्ड में क्यों नहीं? ये तो भ्रम की स्थिति पैदा करता ही है। तो मुझे याद है कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी इस तरह की चर्चाएं हुई थी और बड़ा मजबूती के साथ आपके नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। लगता है कि ये स्लोगन धरातल पर उतरेगा और इस तरह के माहौल बनेंगे, वाकई में नरेंद्र मोदी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, बिहार से एनडीए गठबंधन की विदाई हो जाएगी? ऐसा अभी लोगों के बीच ये संवाद जाने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। जहां जहां राहुल जी की यात्रा हो रही है वहां वहां तो ये संवाद जा रहा है, लोगों के बीच में ये संवाद जा रहा है। लेकिन जहां पे उनकी यात्रा नहीं हुई है, आपको तो पता है कि मीडिया तंत्र कितना हावी है आज के दिनों में।
जो लोगों जो समझना चाहते हैं और जो मीडिया दिखाती है वही लोग समझते भी हैं। तो नैरेटिव अलग से क्रिएट हो रहा है, काउंटर नैरेटिव भी क्रिएट हो रहा है। तो भ्रम की स्थिति है, लोगों के बीच में काफी भ्रम की स्थिति है। एक सवाल अब थोड़ा आ जाते हैं विधानसभा का चुनाव पर, चूंकि आप सुरसंड से तैयारी में लगे हैं, हमने आप देखा कि भाई युद्ध स्तर पर आपकी तैयारी चल रही है, तो अब तक क्या स्थिति है? प्रभात मिश्रा कहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, जहां तक सुरसंड विधानसभा की बात है, 2005 के बाद से मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से मेरे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन स्थिति यहाँ इतनी गंभीर है कि सुरसंड विधानसभा के खासकर कि 2005 के बाद से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ी है। वो सीट जेडीयू के खाते में जाता है और जेडीयू ने लोकतंत्र को जैसे गिरवी रख दिया हो, शीर्ष नेतृत्व को जिसको मन होता है उसको टिकट दे देते हैं और ये उम्मीदवार जो है सो थोपे जाते हैं। और जब उम्मीदवार थोपे जाते हैं तो जनता के पास कोई चॉइस होता नहीं है। या तो आप गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ जाए या महागठबंधन के साथ जाए। तो जो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच का जो नैरेटिव क्रिएट था कि भाई जंगल राज, बहुत सारी बातें हुई, तो अब जो है एनडीए गठबंधन में होता कि हो क्या रहा है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है। हम लोगों ने भी उसके लिए बहुत सारा कैंपेन किया। लेकिन बात ये आती है, अगर मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है तो भ्रष्टाचार, अफसरशाही, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी अराजक स्थिति हो रही है, वो किसके नाम पे जाएगा? लोकल जो विधायक हैं उनको लोग जानते नहीं है। सुरसंड के जी, क्षेत्र में जाते ही नहीं है। सुरसंड के जो विधायक हैं दिलीप राय जी, वो पहले राजद में थे, उसके बाद वो चले आए जेडीयू में और नॉमिनेशन के दिन लोगों को पता चलता है कि ये जेडीयू के कैंडिडेट होंगे। तो आप जरा एक चीज समझिए कि जब नॉमिनेशन के दिन पता होता है तो चुनाव में कितने दिनों का वक्त होता है? 20 से 25 दिनों का। 20 से 25 दिनों में जब तक लोग अपने प्रतिनिधि को जानने की कोशिश करते तब तक चुनाव का वक्त आ जाता है। फिर वो जंगल राज और एंटी जंगल राज के नैरेटिव में लोग फंस के वोट कर देते हैं मोदी जी के नाम पे। और जब मोदी जी के नाम पे वोट होती है उसके बाद लोग सीओ से परेशान है, बीडीओ से परेशान है, राजस्व कर्मचारी से परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से परेशान है, थाना से परेशान है, तो किसको लोग खोजेंगे? जनता से तो जनप्रतिनिधि का कोई जुड़ाव है नहीं और जनप्रतिनिधि भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं। आपको खुद भी पता होगा कि दिलीप राय जी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था तो उन्होंने किस तरीके का उनका रोल था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था उसमें तो उनका जो कृत्य है वो जग जाहिर है। तो इस स्थिति में लोकतंत्र में होता क्या है, आज की दिन में जो स्थिति है सुरसंड विधानसभा की, कि लोग पीछे रह गया है, तंत्र हावी है। तंत्र हावी का मतलब आप खुल के शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। शिकायत करेंगे किसी न किसी केस में फंसा दिए जाएंगे, आप अपनी बात को कहीं बोल भी नहीं सकते। ऐसा होता है कि आप विधानसभा में कोई बोलेगा तो कैसे फंसा दिया जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। आप जाके थाना में या आप जाके राजस्व कर्मचारी के बाद अपने अधिकारों की बात करें। मैं ज्यादातर मेरा जो अभी तक चुनावी जो तैयारी है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के बीच में बहुत ज्यादा रहा है। मैं बिंद समाज के बीच में था, बड़ी गरीबी की हालत है, लेकिन उनका भी कहना है कि जनप्रतिनिधि के पास, विधायक के पास जाने का कोई जरिया नहीं है, ना तो उनका कोई प्रतिनिधि है, विधायक का कोई प्रतिनिधि है जिसके जरिए वो अपनी बातों को तंत्र के पास ले जा सके। तो स्थिति क्या है कि छोटे छोटे कामों में भी रिश्वत देने की जरूरत पड़ती है। घुसखोरी है। घुसखोरी चरम पे है। घुसखोरी के बिना बिना रिश्वत के कोई काम हो ही नहीं सकता है। आखिर लोग जाएंगे कहाँ? क्या स्थिति बनी रहेगी? सुरसंड विधानसभा में देख लीजिए कि अभी जो सुखाड़ पड़ा था, पानी की स्थिति बड़ी बुरी हो गई थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, चापाकल सूख गए थे, जनप्रतिनिधि को कोई हवा ही नहीं है जो क्या करना चाहिए। पीएचईडी के इंजीनियर्स के पास लोग दौड़ते दौड़ते रह गए। जहां पर नगर परिषद है पुपरी और सुरसंड में, वहां तो थोड़ा बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही हालत थी। कोई धरातल पर कोई योजनाएं उतरी नहीं कई बार कहा था कि जेडीयू के विधायक आसानी से अपने काम को करा लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है,
जेडीयू की सरकार है, भाजपा से कई गुना ताकतवर जेडीयू है। जेडीयू का काम कौन रोकेगा भाई? अधिकारी तुरंत फाइल को आगे बढ़ा देता है। देखिए, बात क्या है कि अभी जो अधिकारियों का जो चरित्र हो गया है और अधिकारियों का जो कंट्रोल है, वो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ज़्यादा होता है। मुख्यमंत्री जी जब तक पूरी तरीके से नियंत्रण में थे, तो तब तक स्थिति जैसा आप कह रहे हैं वैसा था। हाँ। लेकिन अब जो हमें सुनने में आ रहा है, सत्यता क्या है वो तो जाँच का विषय है। हमें जो सुनने में आ रहा है कि सीओ, बीडीओ सबकी पोस्टिंग जो है सो मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है तो भाई वो वहां से कंट्रोल है, वो किसकी बात क्यों सुनेंगे? और पोस्टिंग के लिए भी उन्हें भी बड़े-बड़े रिश्वत दे के आने पड़ते हैं, अपनी जगह पानी होती है। तो आप इस बात को समझिए कि जो आदमी इतने पैसे दे के आएगा, कुछ तो पैसे अब उसको कहाँ से उगाही करेगा? और ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव हो गया है लोगों का कि बिना पैसे के सरकारी अधिकारी कोई काम कर ही नहीं सकता और सरकारी अधिकारी भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है और खासकर ये राजस्व की जो बातें हैं, आप देखिए नीतीश जी 20 साल से हैं। ज्यादातर जो हत्याएं यहाँ हुई हैं जमीन संबंधित हुई हैं। सरकार भी मानती है इस बात को। हाँ, जमीन संबंधी हत्याएं हुई हैं। आप भी कह रहे हैं कि सरकार मानती है इस बात को। जरा मुझे ये बताइए कि जिस समय रजिस्ट्री हो रही है उसी समय म्यूटेशन क्यों नहीं हो जा रहा है? सरकार ने तो मौका दिया ना लोगों को कि आप लड़िए। अगर आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस भी आपके पास, राजस्व विभाग भी आपके पास, सब कुछ आपके पास है, तो आप एक सिस्टम ऐसा क्यों नहीं क्रिएट करते हैं कि जिस समय रजिस्ट्री हो रही है उसी समय म्यूटेशन भी हो जाए? झंझट ही खत्म है। एक का रजिस्ट्री हो रही है तो कोई अपनी जमीन बेच तो रहा है, तो उससे समस्या, भाई भाई का झगड़ा, मैक्सिमम विवाद जमीन से ही जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम विवाद जमीन से ही जुड़ा हुआ और इसका कोई अंत होता दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। अब इलेक्शन आ रहा है तो सर्वे के नाम पे ये लोग लोगों को उलझा रखे हुए हैं, तो जनता क्या करेगी? एक अंतिम सवाल सुरसन को लेकर ले लेते हैं। प्रभात मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता है और कांग्रेस के बैनर तले तैयारी कर रहे हैं। अगर हम आपने कई सारी खामियां गिनाई, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों की चर्चा आपने किया, प्रभात मिश्रा के पास सुरसन के विकास के लिए विजन क्या है? वो 5 काम बता दे जो 5 साल में उसकी तकदीर सूरत को बदल दे सुरसन की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का नेता नहीं हुआ हूँ। अभी मैं बीच की स्थिति में हूँ, क्या किया जाए? बिकॉज कांग्रेस भी वहां पर 15 सालों से चुनाव नहीं लड़ी है। लेकिन कांग्रेस तैयारी तो है ना, उम्मीद वहीं से आपको। उम्मीद वहीं से है, बिकॉज उम्मीद वहां से होने का की वजह यह है कि भाजपा 15 साल से लड़ती नहीं है, राजद से टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं है, जेडीयू की अपनी कार्यशैली है, जेडीयू की कार्यशैली में हम फिट नहीं बैठते हैं, भाजपा टिकट नहीं देगी और चुनाव लड़ना है तो कोई आशा कहीं से रखनी पड़ती है। कांग्रेस भी वहां से 15 साल से चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस से भी कोई बहुत आशा नहीं है, प्रयास है, प्रयास है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्रयास है। और रही बात सुरसंड के विकास की, तो सुरसंड सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्र आता है। भिट्ठा मोड़ से जलेश्वर के रास्ते से नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल से जितना प्रायोजित जो अपराध है वो नेपाल के थ्रू होता है। लोग यहाँ से अपराध करके नेपाल चले जाते हैं और किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। सीमा रेखा पर कोई इस तरह की फेंसिंग नहीं है जो इसको नियंत्रित किया जा सके। पहली समस्या तो बहुत बड़ी समस्या ये है, आज के दिन में शराबबंदी, नेपाल में तो शराबबंदी उंदी तो है नहीं, वहां तो छूट है। हमारे यहाँ शराबबंदी है, तो जितना भी शराब जो है धड़ल्ले से नेपाल से सुरसंड में आ रहा है, जितने युवा हैं वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। पुलिस भी इसी में व्यस्त है, उन्हीं को धर पकड़ने में व्यस्त है। कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। तब आप समझ गए होंगे कि पहला मेरा मुद्दा क्या होगा। दूसरा, किसानों से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप देखिए कि नदियां हैं, रातो नदी है, बुढ़नद है, बांध बनाने की कोशिश हुई, अभी तक उसका कोई उसको पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था नहीं की गई। कहीं नहर नहीं निकाला गया जो सिंचाई की व्यवस्था हो सके। अगर पानी की किल्लत, भगवान भरोसे अगर हैं लोग, पानी की किल्लत हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ घोर गद्दर और बनैया सुगर, राइनोसियर्स जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा आतंक है, बहुत बड़ा आतंक है। अब आप बताइए कितनी बेतुकी बातें हैं
कि सरकार कहती है कि मुखिया जी अब चले राइनोसेरस और घोरगद्दर और बनैया सुगर को मारने के लिए। मुखिया जी क्या उसमें प्रशिक्षित हैं? मुखिया जी के पास कोई तंत्र है उसको मारने का? इतने फसल बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। खाना सबको चावल और दाल ही है जो खेत से उपजता है, और किसानों की इतनी बड़ी उपेक्षा, ना तो समुचित सिंचाई की व्यवस्था है, ना तो उनके फसल की सुरक्षा की व्यवस्था है, तो किसान जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे किसान? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। आप देखिए शिक्षा व्यवस्था क्या है। शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप मैट्रिकुलेशन में जाके क्या कर लेंगे? सबको पता है प्राइमरी एजुकेशन का क्या हालत है और सेकेंडरी एजुकेशन का क्या हालत है, ये सबको पता है। यहाँ स्थिति ये है कि प्राइमरी एजुकेशन में ज्यादातर बच्चे जाते हैं, भोजन करके चले आते हैं। 95% बच्चों की यही स्थिति है। जनप्रतिनिधि को कोई चिंता नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था कायम जरूर होनी चाहिए। अगर सरकार ये दावे करती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है, तो उस क्षेत्र के सभी अधिकारियों के बच्चे भी वहीं पढ़ने चाहिए। ऐसा ऐसा हो जाए तो ये चमत्कार ही कहेंगे। जब नेता, अधिकारी, मंत्री के बेटे अगर सरकारी स्कूल में पढ़े तो सरकारी स्कूल की तकदीर तो जरूर तो बदल जाएगी। आखिर बताइए, ये गरीब बच्चों का जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे है या जो परिवार स्थानीय है, उनकी क्या गलती है? क्या गलती है बताइए? क्यों उनके बच्चे सफर करने चाहिए? जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे कहीं और पढ़ें, और जिनके पास पैसे नहीं है उनको ऐसी व्यवस्था आप दें जो बच्चे पढ़ ही ना सके। तरह तरह की बात आप करेंगे आरक्षण की। लोगों को आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा जब पढ़ेंगे नहीं? तो बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है और आरक्षण के लिए भी पढ़ना जरूरी है, ये आरक्षण मिलेगा। तभी आरक्षण मिलेगा। तो सरकार जो है सबके बीच में समन्वय बनाना ही पड़ेगा, और सरकार को शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की लोगों की मूल आवश्यकता है, और सरकार को इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक आदमी को गोली मार देते तो मर जाता है, ठीक है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आपने 15 जनरेशन को बर्बाद कर दिया, मार दिया। आप पढ़ाई एक लेवल पे रहे हैं और क्वेश्चन पूछिएगा बड़े लेवल का, तो लोग कहाँ से पास कर पाएंगे? मैट्रिकुलेशन की डिग्री और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट सब लोग जरूर ले लेंगे, लेकिन शिक्षा के माध्यम से लोगों को नौकरी पाना, जो बिहार के लोगों का ड्रीम हो गया है, वो हो नहीं सकता है। रोजगार यहाँ है नहीं, फैक्ट्रियां हैं नहीं, कारखाने यहाँ है नहीं, तो लोग करेंगे क्या? आपको मैं कुछ पहले ले जाना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उन्होंने, संयोग से वो कांग्रेस पार्टी के थे मुख्यमंत्री, जिस समय हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई रिसोर्सेस नहीं था। 34 चीनी मिलें थी बिहार में, आज उनकी ईंट भी नहीं बची है। आपके यहाँ भी एक है? हमारे यहाँ भी है, अभी शुरू हुआ है रीगा चीनी मिल। बहुत जद्दोजहद के बाद रीगा चीनी मिल शुरू हुआ है। बिहार में 34 चीनी मिलें थी। तो मेरे कहने का मतलब है 34 चीनी मिलें जो थी, उससे तो सब लोग लाभान्वित थे ना। बहुत तरह के कारोबार उससे होते थे। जूट फैक्ट्री थी, फर्टिलाइजर था, रिफाइनरी थी। फर्टिलाइजर रिफाइनरी आज भी बेगूसराय में चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बेगूसराय के लोग बड़े धनी मनी हैं और बड़े अच्छे हैं। उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, कमाई के अवसर हैं। वहाँ का बेगूसराय की, अगर मेरा तो मानना है कि बेगूसराय जिला एक और 37 जिला अलग, तब भी बेगूसराय भारी पड़ेगा। तो कारखाने की और इंडस्ट्री की तो बड़ी ताकत होती है। तो मैं तो जिस सरकार से भी मेरा नाता रिश्ता रहेगा, मैं तो उनसे यही कोशिश करूंगा, और मेरी यही ख्वाहिश रहेगी और मेरी वही प्रार्थना रहेगी कि आप हर एक अनुमंडल में एक एक इंडस्ट्री खोल दें। हर एक पलायन ही नहीं करेंगे यहाँ से। हर एक अनुमंडल में एक एक इंडस्ट्री खोल दें। वंदे भारत पे ज्यादा चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों की। वंदे भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वंदे भारत पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंदे भारत तो रहने चाहिए। जिसको इच्छा है वंदे भारत चलाने की, चलाए। हम तो रोजगार चाहते हैं, और जैसे ही रोजगार खुलेंगे
लोग पढ़ना भी शुरू करेंगे, लोगों के जेब में पैसे आएंगे, लोगों को इधर उधर करने की, समाज में अपराध का स्तर घटेगा। बहुत सारी चिंताएं हैं। आज देखिए सुरसंड विधानसभा में एक भी कॉलेज जो है नहीं है, डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और एक पिछड़े समाज की बालिका थी, चरौत प्रखंड में एक मैं सिलाई केंद्र का भ्रमण कर रहा था। तो चरौत में एक पिछड़े समाज की बालिका थी, उससे मुझे बातचीत करने का मौका मिला। तो उन्होंने मुझे बताया, उस बालिका ने मुझे बताया कि उसका एडमिशन कॉलेज में बेनीपट्टी हुआ है, जो कि चरौत से 30 किलोमीटर दूर है। अब आप समझिए, गरीब परिवार की लड़की जिसका एडमिशन सेंट्रल और कॉमन एडमिशन सिस्टम के तहत अगर 30 किलोमीटर दूर हो जाता है, वो कैसे जाएगी पढ़ने के लिए? चिंता किसकी होनी चाहिए? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप बताइए कौन जिम्मेदार है? बातें आप बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात कर सकते हैं। जरा मुझे बताइए, अगर 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ की आप इंडस्ट्री खोल दें, आपके पास 100 अनुमंडल हैं, 10,000 करोड़ खर्च हो गए। मोदी जी कहते हैं 2 लाख करोड़ बजट में दे दिया। आप 1,90,000 करोड़ दो ना, 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री दे दो। 100 करोड़ अगर 100 इंडस्ट्री में लगे तो कितने पैसे हुए? 10,000 करोड़। आप 1,90,000 करोड़ का बजट दे दो, 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री दे दो, एक कोऑपरेटिव बना के लोगों को दे दो कि लोग चलाएं, आप प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दो। समाज का तो, समाज की सीरत और सूरत दोनों बदल जाएगी। क्या यहाँ क्या हो रहा है? रिच गेट रिचर एंड पुअर पुअर गेट पुअर, यही हो रहा है। एंड अभी जो लोगों को आदत हो गई है अनाज की, मुफ्त के अनाज की, मुफ्त के अनाज की, तो इंग्लिश का बहुत पुराना प्रोवर्ब है, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। तो आपको तो अनाज तो दे रहे हैं, उसके बदले आपको कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है ये लोग नहीं समझ रहे हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो रही, आपके रोजगार की व्यवस्था से कंप्रोमाइज किया जा रहा है। तो आपको फ्री लंच चाहिए, फ्री अनाज चाहिए, कि आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए? मैं तो जनता से यही सवाल करूं। एक सवाल छोटा सा मेरा रहेगा, आमतौर पे जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि एक बड़ा बदलाव होगा, इन तमाम जो सिस्टम में खामियां है वो सब कुछ दूर हो जाएंगे। तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हो, लगता है कि वो बिहार में बहुत कुछ कोई करिश्मा कर पाएंगे इस बार। उम्मीद आपको लगता है कि वो लोग कुछ कर पाएंगे राजनीतिक तौर पर? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही कि आप हर एक अनुमंडल में एक इंडस्ट्री दे दीजिए, ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले बिहार में एक अस्थिर सरकार होनी चाहिए, जनता की सरकार होनी चाहिए, जिस पर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी भरोसा हो। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को भरोसा नहीं है तो आप सरकार को खुद की इंडस्ट्री खड़ा करनी चाहिए, ताकि बाहर के लोगों को भी भरोसा हो कि ये इंडस्ट्री चल पा रही है तो हम भी चला पा रहे हैं। तो बाहर के आप इन्वेस्टर क्यों ढूंढते हैं? क्यों ढूंढते हैं इन्वेस्टर? 1,90,000 करोड़, मैंने कहा कि आप उसका बजट दे दीजिए, 10,000 करोड़ इंडस्ट्री के लिए दे दीजिए, लोगों को प्रशिक्षित कीजिए। इच्छा शक्ति तो सरकार की होगी ना। आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट की इच्छा शक्ति हो और आप उसका ढिढोरा पीटें, ये हो नहीं सकता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अभी ये संभव नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी भरोसा नहीं है यहाँ के इकोसिस्टम पे, संभव ही नहीं है। और रही बात मेरी, मैं अभी एक सामाजिक संगठन राष्ट्रवादी विचार मंच से जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रवादी विचार मंच ने क्या किया, जब देखा कि हितों की उपेक्षा हो रही है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना आवश्यक है। तो हम लोग, मैं ब्रह्मर्षि समाज से आता हूँ, और ब्रह्मर्षि समाज की यहाँ घनघोर उपेक्षा हुई है सरकार में नहीं, सरकार में नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं और 30 साल से भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ब्रह्मर्षि समाज के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उम्मीदवार नहीं बनाया, किसी भी विधानसभा से। मैं सोच, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो कहा था कि भूमिहारों को सम्मान भाजपा ने दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह को मंत्री, कई ऐसे चेहरे हैं उस सभा से जिनको आगे किया गया। ठीक बात कर रहे हैं आप, विजय सिन्हा जी को जरूर दिया गया है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप बताइए कि भाजपा यहाँ पे 8 सीट चुनाव एनडीए गठबंधन 8 सीट चुनाव लड़ता है, 3 यादव उनके उम्मीदवार होते हैं,
एनडीए के 3 यादव उम्मीदवार होते हैं, बी टीम वाले। जो भी वाले हैं, आप समझ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि कितने उस समाज के लोग एनडीए को वोट यहाँ तो यादव और भूमिहार की बड़ी संख्या है यहाँ पे। भूमिहार आप यही समझ लीजिए कि 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, अवनीश जी चुनाव लड़ रहे थे और एक स्लोगन अवनीश जी के लिए दिया गया था कुछ अति पिछड़े समाज द्वारा। तो आप ये समझ लीजिए कि अवनीश जी को 2,25,000 वोट आए थे, नवल किशोर राय को 2,54,000 वोट आए थे जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, और जो चुनाव जीते थे वो सीताराम यादव थे, उनको 2,77,000 वोट के करीब आया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2,25,000 वोट किसका था? आप अगर 2,25,000 वोट किसी समाज विशेष का था, तो उस समाज को आप 30 साल से कैसे वंचित रख सकते हैं? उसके हितों की अनदेखी कैसे हो सकती है? यहाँ तो जातिवादी व्यवस्था है, यहाँ राजनीति जाति बेस है। तो आखिर आप समझ लीजिए, एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने स्कूल दिया, कॉलेज दिया, एलएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज, बीबी कॉलेज, जो भी आप देख लीजिए, यहाँ राम सकल सिंह कॉलेज, राम सेवक सिंह कॉलेज, सब कुछ दिया। इसके इतर दूसरे समाज ने अपना धर्मशाला बनवा लिया, विवाह भवन बनवाया, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी की। तो अब क्या है कि वो अपना उस समाज की जो व्यवस्था है उसमें जाके अपना वो काम करते हैं और खुश रहते हैं कि हमारे समाज ने कुछ किया। लेकिन मेरा समाज, जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया, उसकी कोई पूछ नहीं है। और जो लोग विवाह भवन और तमाम तरह के धर्मशाला बना लिए, उन लोगों ने अपना संगठन खड़ा कर लिया, क्योंकि लोगों के बीच में रहने का, लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। तो अगर मेरा समाज चाहता है कि स्कूल कॉलेज छोड़ के विवाही भवन बना लिया जाए, धर्मशाला ही बना लिया जाए, तो कितनी बड़ी व्यवस्था कायम हो सकती थी, बहुत बड़ी व्यवस्था कायम हो सकती थी। तो ये सोच है, समाज की सोच है। और मैं तो बड़ा गौरवान्वित हूँ इस बात से कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हमारे ही समाज से थे। जिस समय बिहार के पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, भीख मांग के, चंदा मांग के लोगों ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा की। आपको पता होगा, मदन मोहन मालवीय ने केवल चंदा मांग के बनारस यूनिवर्सिटी को बना दिया। तो लोगों के बीच में ये सारी बातें जानी चाहिए, लोगों के बीच में सारी बातें जानी चाहिए। समाज की विसंगतियों को दूर करना ही पड़ेगा। आप बेवजह किसी समाज को कटघरे में खड़ा करके और उसको किसी चीज का दोषी बना दे, जबकि उस समाज ने इतना त्याग किया हो, ये न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रभात मिश्रा जी का सबसे बड़ा परिचय यही है कि कोशिश में लगे हैं और युद्ध स्तर पर इनकी तैयारी भी चल रही है। हमने आपको सुनाया कि कांग्रेस पार्टी, इन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस में आधिकारिक तौर पे नहीं है, बस उम्मीद के साथ ये लगे हैं कि कांग्रेस अगर टिकट देगी तो इस सीट को जीत कर कांग्रेस के झोली में ये डाल देंगे। ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, उस समाज से, समाज की बड़ी आबादी इस विधानसभा में है, बावजूद भी इनके समाज को टिकट नहीं मिलता है। भाजपा में थे लंबे वक्त तक, जब लगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा तब इन्होंने भाजपा से रिश्ता नाता तोड़ दिया। बहरहाल अब देखेंगे, ग्राउंड पर भी जाएंगे, आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि भाई लोग वहां के क्या चाहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।